हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकंड यूनिट, पूर्ण स्थापना और क्रांतियाँ। ठीक है, जो कि हमारा 1815 से स्टार्ट होकर 1848 तक हमें पढ़ना है, जिसमें हमारे जो सब टॉपिक रहेंगे वो रहेगा वियना की कांग्रेस और यूरोप का संगीत समारोह। और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा हमें 1830 और 1848 की क्रांति को पढ़ना है यहाँ पे। तो हमारे दो सब यूनिट रहेंगे यहाँ पे। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री मेजर का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, और जो हमारे पेपर का नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870। यूनिट नंबर है हमारा सेकंड। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 से स्टार्ट करी थी, हमने इस अध्ययन में पढ़ा था कि फ्रांस पर नेपोलियन का शासन स्थापित हो गया था, जो कि एक तानाशाही शासन का रूप ले रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन द्वारा नेपोलियन संहिता 1804 की स्थापना करी गई। 1804 में नेपोलियन संहिता की स्थापना करी गई थी नेपोलियन के द्वारा, और यही जो है फ्रांस की नागरिक संहिता भी कहलाती है। नेपोलियन के शासन का अंत युद्ध के साथ होता है, यानी कि जब नेपोलियन का शासन का अंत होता है तो वो कैसे होता है, एक युद्ध होता है वहां पे, जहां पे ब्रिटेन, पाशा, ठीक है, ऑस्ट्रिया और रूस, ये चार देश मिलके नेपोलियन के खिलाफ युद्ध करते हैं। और परिणाम क्या होता है इस युद्ध का, कि नेपोलियन का पतन हो जाता है, यानी कि नेपोलियन की हार हो जाती है। इस तरीके से फ्रांस के अंदर नेपोलियन के शासन का अंत होता है। इन सभी घटनाओं के पश्चात वियना कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, वियना कांग्रेस क्या है वो हम आगे देखेंगे, जो कि रूस, ऑस्ट्रिया, प्राशा और ब्रिटेन के द्वारा निर्मित एक संगठन था। यानी कि वियना कांग्रेस के अंदर कौन से चार देश शामिल थे, रूस, ऑस्ट्रिया, प्राशा और ब्रिटेन, और इन्हीं चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया भी था। तो इन चारों देशों ने मिलकर एक संगठन स्थापित किया, जिसको क्या कहा गया, वियना कांग्रेस कहा गया। अब इसका नाम वियना क्यों पड़ा, जो कि ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थापित हुआ था। इसमें यूरोप के लिए समझौता तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये वियना कांग्रेस क्यों कहलाया, क्योंकि वियना ऑस्ट्रिया की एक जगह है, ऑस्ट्रिया में एक शहर है वियना। तो यहाँ पर इन चार देशों ने, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्राशा और ब्रिटेन, इन चार देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और वहां पर एक समझौता तैयार किया यूरोप के साथ करने के लिए। कहाँ पे, वियना में, इसलिए इसको वियना कांग्रेस कहा गया। इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था नेपोलियन के खिलाफ जो व्यक्ति रहे, ठीक है, उनको सम्मानित करना, चाहे वो व्यक्ति हो या वो एक संगठन हो, उनको तो सम्मान करेंगे। ठीक है, और जो नेपोलियन का साथ दे रहे थे ना, कोई भी व्यक्ति या कोई समूह, तो उनको क्या करेंगे, दंडित करेंगे। अब किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीजें कहाँ डिस्कस हुई थी, वियना कांग्रेस के अंदर। और वियना कांग्रेस ने 1850 में यूरोप की जो सीमाएं हैं वो किस प्रकार और कितना रखना है, इस बात पर भी चर्चा की गई। तो ये दो मुख्य उद्देश्य थे जिसके ऊपर वियना कांग्रेस के अंतर्गत चर्चा की गई थी। अब हमने इंट्रोडक्शन के साथ हमने देख लिया कि वियना कांग्रेस क्या था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि यूरोप का संगीत समारोह। तो यूरोप का संगीत समारोह से क्या मतलब है। अब आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि कुछ म्यूजिक से रिलेटेड चीज होगी, बट आप आगे देखते जाइए कि एक्चुअल में ये था क्या। यूरोप का संगीत समारोह एक तरीके की प्रणाली थी, यानी कि एक तरीके का सिस्टम था, जो कि मुख्य शक्तियों के बीच स्थायी शांति और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। यानी कि वहां पे मुख्य शक्ति कौन थी, चार ही तो थी, वो चार देश जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, उनके बीच में आपसी सहयोग और शांति बनाए रखने का जो प्रणाली थी उसको कहा गया था यूरोप का संगीत समारोह। और इसके अंतर्गत क्या था कि यूरोप के अंदर भी हम शांति बनाए रखेंगे, यानी कि यूरोप के अंदर ये चार देश मिलकर बदलाव करना चाहते थे। जैसे कि जो यूरोप की जो सीमाएं थी उसके अंदर बदलाव करना चाहते थे, यूरोप के देश के अंदर क्या करना चाहते थे ये लोग, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, धार्मिक तौर से शांति बनाए रखना चाहते थे। इस प्रणाली ने 19वीं शताब्दी के मध्यम तक यूरोप में शांति और सहयोग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के साथ इसका पतन हो गया। यानी कि जो संगीत समारोह यूरोप के अंदर बनाया गया था, ये क्यों बनाया था कि जो महान शक्तियां हैं, मुख्य जो शक्तियां हैं ना, ये चार देश, इनके बीच में आपसी सहयोग और शांति बनी रहे, साथ ही साथ यूरोप के अंदर भी जो शांति है और जो सहयोग है वो बना रहे। ठीक है,
19वीं शताब्दी तक आते आते तो मतलब ऑलमोस्ट चीजें सही चल रही थी और यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा शांति देखने को मिल रही थी। बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में, संगीत समारोह का पतन हो जाता है। संगीत समारोह को एक सांस्कृतिक पहचान तथा एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है। अधिकतर विद्वान का ये मानना है कि जिस प्रकार संगीत के अलग अलग स्वर मिलकर और ध्वनि मिलकर एक सुंदर संगीत की रचना करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी विभिन्न राष्ट्र मिलकर आपसी समझौते के द्वारा अस्थायी शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको पता चला होगा कि यूरोप का शक्ति, ये जो संगीत समारोह है, इसका ये नाम ऐसे क्यों पड़ा कि संगीत से रिलेटेड क्यों हुआ, क्योंकि जिस तरीके से म्यूजिक के अंदर जितने भी अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट की जो ट्विन निकलती है, वो जितनी भी चीजें होती हैं वो मिलके क्या करती हैं, एक बहुत अच्छा म्यूजिक बनाती हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये जो संगीत समारोह बना था, इसके अंदर क्या किया गया था, अलग अलग देशों ने मिलके समझौते तैयार किए थे और आपसी देशों में शांति बनाए रखने का प्रयास किया था। इसी वजह से इसे यूरोप का संगीत समारोह कहा गया। अब हम देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या पड़े। तो राजनीतिक संरचना में स्थिरता, यानी कि जो यूरोप था वहां पे जिस तरीके की राजनीतिक संरचना थी ना, उसमें स्थिरता देखने को मिली। और सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ये देखने को मिला कि राजनीतिक तौर से यहाँ पे स्थिरता थी। मतलब बहुत जल्दी राजनीति में बदलाव नहीं देखने को मिल रहे थे, या फिर जो आम जनता थी उनको राजनीतिक अधिकार दिए जा रहे थे। अगर आप देखेंगे फ्रांस का इतिहास उठाकर, जब नेपोलियन का शासन था तो वहां पर लोगों को क्या करा जाता था, वहां पे ज्यादातर राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। बट ये सारी चीजें होने के बाद कि वियना कांग्रेस आई, फिर संगीत समारोह आयोजित किया गया, तो इसके बाद क्या किया गया, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर क्या करा, राजनीतिक संरचना जो थी वो स्थिर हो गई, यानी कि लोगों को वहां पर जो अधिकार भी दिए गए और वहाँ की जो राजनीतिक संरचना थी उसमें बहुत अच्छा प्रभाव डला इसके ऊपर। नेक्स्ट है यूरोप की जो सीमा थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। शांति तथा सहयोग, अभी हमने देखा ना संगीत समारोह, तो यूरोप के अंदर भी क्या हुआ था, बहुत ज्यादा शांति और संगीत आ गए, वो सॉरी सहयोग हो गया था। ठीक है, लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह सब कम हो गए थे। 40 वर्ष तक युद्ध को रोकने में ये सफल रहा था। उसके बाद क्या होता है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ इसका पतन हो जाता है। कूटनीति और बातचीत की प्राथमिकता मिली। वियना जो कांग्रेस थी उसके द्वारा और यूरोप के संगीत संगठन के द्वारा क्या किया गया था, जो देश थे उनमें आपसी तौर पर कूटनीति और बातचीत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, ना कि वॉर को। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 40 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जगह पर जहाँ पे अक्सर युद्ध होते रहते थे, जनता के बीच में संघर्ष असंतोष देखने को मिलता था, उस वाले क्षेत्र में 40 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देशों ने क्या किया, आपसी कूटनीति और बातचीत, यानी कि बातचीत करके, समझौता करके, एक दूसरे की बात को समझकर इस तरीके से अपनी राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में यहाँ पे सफलता प्राप्त करी। नेक्स्ट है कि पतन। अब हम देखेंगे पतन कि जो वियना कांग्रेस थी और उसके बाद जो यूरोप का संगीत समारोह हुआ उसका पतन कैसे हुआ। तो अंत में ये व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। 1940 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है उस वक्त ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जितनी भी प्रणालियां बनाई गई थी, सब कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। और प्रत्येक राष्ट्र में और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता, उदारवाद और स्वनिर्णय का उदय हुआ। अब देखिए राष्ट्रीयता क्या होगी कि हमें अपने देश से प्रेम है, हमारा देश सर्वप्रथम है, ठीक है, ये वाली फीलिंग्स। उदारवाद कि हम एक उदार सोच रखने लगे थे लोग, ठीक है, उनको ये लगता था कि हम क्यों किसी और की सुने, हम क्यों किसी और देश को आगे बढ़ने का मौका दे, हमारा देश सबसे बेस्ट है। इस तरीके की सोच आने लगी थी, ठीक है, लोग अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते थे, कोई नहीं चाहता था कि दूसरा जो देश है वो आके उसके फैसलों में हस्तक्षेप करे। तो इस वजह से जो हमारा ये संगीत समारोह था और उसके अलावा जो हमारी वियना कांग्रेस थी वो कमजोर पड़ गई थी। तो अभी तक हमने हमारा जो फर्स्ट सब यूनिट है ना वो हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे सेकंड सब यूनिट, जहाँ पे हमें पढ़ना है 1830 और जो हमारा 1848 है, इन दोनों सन में
क्या क्या क्रांतियां हुई, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो 1830 से लेके ना जो हमारा 1848 तक का समय काल है ना, क्रांतियों से परिपूर्ण था, यानी कि इस बीच में बहुत सारी क्रांतियां देखने को मिलती हैं। युद्ध के होने के जो कारण थे वो क्या थे कि जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, यानी कि कुछ ऐसे लोगों का समूह जो कि अपनी पुरानी चीज़ों को ही अपनाना चाहता था, वो लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो होते रूढ़िवादी सोच वाली विचारधारा। ठीक है, तो वो लोग क्या चाहते थे ना कि जैसे राजतंत्र चला आ रहा था ना, वो वैसे ही चला है नेपोलियन के टाइम वाला, अपनी शक्तियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे इसके द्वारा। ठीक है, कि नेपोलियन वाला शासन दोबारा से चला है, वही राजा रानी वाला खेल हो वहाँ पे, तो वो चीज़ ये लोग चाहते थे। और जो दूसरी तरफ लोग थे, ठीक है, उदारवादी जो सोच रखते थे, उनका ये कहना था कि यूरोप के जो अनेक क्षेत्र हैं वहाँ पे जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की जो क्रांति हो रही थी ना, वो उनको बहुत ठीक लग रही थी कि हाँ, हमें अपना जो सोच है उसको उदार करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, उसको राष्ट्रवादी सोच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था कि जो रूढ़िवादी सोच थी ना, वो किसके खिलाफ थी, उदारवादी और राष्ट्रवादी सोच की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि वर्सेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कि मतलब देखो, एक तरफ तो रूढ़िवादी यानी कि पुरानी चीज़ों को ही चले आना चाहिए ये सोचने वाले लोग, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन थे बेसिक कि इतने सारे हमें युद्ध इस काल के अंदर देखने को मिलते हैं। इस क्रांति में उदारवाद और राष्ट्रवादी समूह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो उदारवादी और राष्ट्रवादी नेता कर रहे थे। ठीक है, और ये लोग कौन थे, ये मध्यम शिक्षित वर्ग था, यानी कि मध्यम वर्ग था जो कि संघर्ष कर रहा था। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, उसका नेतृत्व और फ्रांसीसी क्रांति किसके द्वारा शुरू करी गई थी, मध्यम वर्ग द्वारा शुरू करी गई थी। उसके अंदर कौन से लोग आ जाते थे, पढ़े लिखे लोग आ जाते थे, जैसे कि अदालत में काम करने वाले व्यक्ति हो गए, अध्यापक हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो लोग आ जाते थे। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने यहाँ पर भी नेतृत्व किया था। अब हम देखेंगे कि कारण क्या रहे थे जो ये युद्ध हुए थे। तो यूरोप के जो अधिकतर हिस्से थे ना, में शासन तथा सामान्य वर्ग द्वारा आम जनता का राजनीतिक शोषण किया जाता था, अर्थात यहाँ कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो पहला जो रीजन था ना क्रांति होने का, जो अभी हम क्रांतियां पढ़ रहे हैं 1830 से लेके 1848 तक की, तो ये जो क्रांतियां हो रही थी इसका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही था कि इस काल के बीच में ना जो यूरोप के अंदर जो जनता थी ना, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। यहाँ तक कि उनका राजनीतिक तौर से शोषण भी किया जाता था, कि जो आम जनता थी और जो ऐसे थे, जो महिलाएं थी, ठीक है, स्लेव्स थे ना, इनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। और बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जहाँ पे गोरे काले के बीच में और उसके अलावा महिला और पुरुष के बीच में भी भेदभाव देखने को मिलता था। तो देश में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता और स्वशासन का स्वप्न जो था वो उजागर हो गया। तो सेकंड रीजन ये था कि जो देश में रहने वाले जो लोग थे, जो जनता थी ना, उनके दिल में क्या हुआ कि हाँ, हमें स्वतंत्र होना है, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति आके शासन करे या हमारा जो देश का तानाशाही है वो चलता रहे। उनके दिमाग और दिल में ये आया कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, हम भी अपना शासन चलाएं। ठीक है, इस तरीके के लोग सपने देखने लगे और वो अपने सपने को साकार करने के लिए युद्ध करते थे। थर्ड है, देश के बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता थी। ठीक है, और सामाजिक असमानता भी थी। आर्थिक असमानता कैसे थी, क्योंकि जो अमीर थे वो और अमीर होते चले जा रहे थे और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे थे। क्योंकि जो अमीर थे ना, वो तो अपना बिजनेस कर रहे थे, वो तो अर्निंग कर रहे थे बाहर के देशों के साथ, लेकिन जो गरीब थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी पे और अपने छोटे मोटे कामों से ही अपना गुजारा चला रहे थे, उनका क्या करा जा रहा था, उनका दमन करा जा रहा था अमीर लोगों के द्वारा। तो इस वजह से आर्थिक समानता जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। और सामाजिक असमानता कैसे थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ना कि हाँ, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इसके वजह से सामाजिक असमानता भी बढ़ रही थी। एक तरफ देश की जो जनता थी वो बेरोजगार होती जा रही थी और महंगाइयाँ जो थी वो बढ़ती जा रही थी, और जो खाने खाता यानी कि खाद्य संकट भी बढ़ता चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, देश में बड़े पैमाने पर वर्ग विभाजन हो रहा था। परिणाम स्वरूप जो देश की जनता है वो ना केवल आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही थी, बल्कि वो राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं से भी गुजर रही थी। तो यहाँ से हमने देखे तीन कारण,
कि युद्ध क्यों हो रहे थे। पहला कारण क्या था कि राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, राजनीतिक तौर पर शोषण किया जा रहा था। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे कि जो देशवासी थे उनके मन में एक सपना बन गया था कि हम अपना शासन चलाएं, स्वशासन और स्वतंत्रता को पाने का। थर्ड है कि जो देश की जनता थी उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरीके से शोषण हो रहा था, उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। इवन जो वो लोग थे वो बेरोजगार भी होते चले जा रहे थे और महंगाइयां जो थी वो आसमान छू रही थी। तो अब हम देखेंगे कि क्रांतियां होने से प्रभाव क्या पड़ा। तो यूरोप और विश्व की जो राजनीति है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। गहरा प्रभाव पड़ा तभी तो हम आज के टाइम पर भी वो सारी क्रांतियां दोबारा से पढ़ रहे हैं। जो देश की जनता थी उनके द्वारा स्वतंत्रता और जनता की शक्ति और जागरूकता बढ़ी। ठीक है, जागरूकता बढ़ी, लोगों के मन में स्वतंत्रता को लेके भावनाएं प्रकट होनी शुरू हो गई। जनता आपसी तौर पर शक्ति बन गई। ठीक है, यानी कि वही होता है ना, एकजुट हो जाते हैं तो शक्ति बन जाती है, वो वाली चीज वहां पर हो गई। तो इससे क्या हुआ कि एक तो देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता की फीलिंग आई वहां पे। ठीक है, लोग जो थे जिनको नहीं भी पता था ना, तो वो एक दूसरे से पूछ पूछ के थोड़ा थोड़ा जागरूक होने शुरू हो गए थे, यानी कि वहां देश की जो जनता सोई हुई थी वो अब जाग चुकी थी। और जो राष्ट्रवाद की भावना थी, देश प्रेम की, वो बढ़ने लगी थी लोगों के मन में। राजनीतिक सुधार देखने को मिल रहे थे और स्वशासन का जो विचार था ना उसका विकास हो गया था। तो ये कुछ प्रभाव पड़े थे इन क्रांतियों से। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1830 की जो क्रांतियां थी उनके बारे में लिखिए, तो आप अभी तक हमने जो पढ़ा ना इंट्रोडक्शन क्रांति के बारे में, ठीक है, उसके बाद उसके कारण फिर प्रभाव, वो 1830 के लिए भी सेम है। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले जाए 1848 वाली क्रांति, तो ये प्रभाव, कारण और इंट्रोडक्शन ये तीनों सेम ही रहेंगे। यानी कि दोनों टाइम की जो क्रांतियां हैं 1830 और 1848, दोनों के लिए इंट्रोडक्शन, कारण और परिणाम तीनों के सेम रहेंगे। किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, दोनों में यही तीन चीजें लिख देनी है। ठीक है, क्रांतियां बस अलग अलग रहेंगी, इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिखवा दिया है। अब हम देखेंगे कि क्रांतियां कैसी रहती हैं और क्या होता है इन क्रांतियों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1830 की क्रांति। तो पहला क्रांति होता है जो कि होता है फ्रांस में, सन जुलाई 1830 में। ये क्यों होता है? इस युद्ध के अंतर्गत जो बुर्बो राजा होता है यानी कि लुई 16 को उदारवादी क्रांतिकारियों ने जड़ से उखाड़ फेंका। अब देखो, बुर्बो वंश का जो राजा था उसको किसने उखाड़ फेंका? उदारवादी क्रांतिकारियों ने। यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो रूढ़िवादी सोच थी वर्सेस में कौन है? उदारवादी सोच वाले। ठीक है, जो कि अभी हमने इससे पहले देखा था। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और जो इसकी अध्यक्षता करी वो लुई फिलिप्स ने करी थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जहाँ पे एक तरफ था बुर्बो वंश का राजा और दूसरी तरफ था उदारवादी क्रांतिकारियों का समूह। तो उदारवादी क्रांतिकारी इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो लोग क्या करते हैं, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं। और जो संवैधानिक राजतंत्र के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन बनते हैं? लुई फिलिप बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रथम विद्रोह समझ में आ गया होगा। फिर हमें देखना है बेल्जियम की क्रांति। बेल्जियम की क्रांति में क्या होता है, बेल्जियम ने जो नीदरलैंड है इसके साथ असंतोष व्यक्त किया और स्वतंत्रता की मांग करी। यानी कि जो नीदरलैंड था वो किसके ऊपर हुकूमत चला रहा था? बेल्जियम के ऊपर हुकूमत चला रहा था। फिर बेल्जियम ने देखा कि नहीं, अब तो हमें स्वतंत्र होना है। ठीक है, हमें अपना खुद का शासन चलाना है, हम नहीं चाहते कि कोई और देश आके हम पे शासन करे। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि जो बेल्जियम है वो युद्ध के सहारे अपना असंतोष व्यक्त करता है और स्वतंत्रता की मांग करता है। उसी तरीके से पोलैंड में भी क्रांति होती है। पोलैंड तथा रूस के बीच स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष हुआ, अंत यह असफल रहा और अंत में जो पोलैंड है वो रूस में, उस पर रूस ने क्या करा, संपूर्ण अधीनता स्थापित कर ली। यानी कि पोलैंड के ऊपर कौन राज करता था? रूस राज करता था। ठीक है, जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटेन राज करता था, सेम कहानी थी। पोलैंड के ऊपर रूस अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ था, बट पोलैंड ने क्या करा, संघर्ष कर दिया। पोलैंड ने चाहा कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं, बट युद्ध के एंड में क्या होता है, जो पोलैंड है वो हार जाता है और रूस पूरे तरीके से पोलैंड के ऊपर
अधीनता स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इटली और जर्मनी की क्रांति। यहाँ पर भी स्वतंत्रता की मांग की जाती है और इटली जिनके द्वारा छोटे छोटे जो है आंदोलन होते रहते हैं, जिस वजह से, क्योंकि ये लोग भी क्या चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। और 1848 की जो क्रांति हुई वो इटली और जर्मनी के अंदर जो क्रांतियां होती हैं उसकी नींव मानी जाती है। तो अभी हमने 1830 वाला कवर कर लिया, क्रांतियां हमने 4 देख ली। ठीक है, मैंने बहुत छोटा छोटा समझा है क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, और पूछा भी जाएगा तो आप इतना भी लिख दोगे तो इनफ हो जाएगा, आपके जो 4 पेजेस हैं वो कवर हो जाएंगे। अब आपको लिखना है 1848 की क्रांतियाँ। ठीक है, अभी तक हमने 1830 की क्रांतियाँ देख ली। अब अगर आपसे पूछा जाए 1830 की क्रांति के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो कि हमने जो सेकंड सब यूनिट है वो स्टार्ट करने वाली जो स्लाइड है उसमें लिखा। फिर आप लिखेंगे उसके कारण, फिर आप लिखेंगे क्रांतियाँ। ठीक है, 1830 वाली, फिर आप लिख देंगे प्रभाव। अभी तक हमने सारी चीजें देख ली। अब अगर आपसे पूछते हैं 1848 की क्रांति के बारे में लिखिए, तो आप फिर से सेम वही इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर वही कारण लिखोगे, फिर ये जो क्रांतियाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये क्रांतियाँ आप लिखोगे 1848 वाली, फिर देन आप क्या लिखोगे, सेम वही प्रभाव लिख के उसको खत्म कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको अब यहाँ से समझ में आया होगा। तो 1848 की क्रांतियों में कौन कौन से क्रांति शामिल है? जर्मनी की क्रांति इसके अंदर शामिल है। जर्मनी के अलग अलग क्षेत्र में क्रांतियां देखने को मिलती हैं जो कि एकजुटता और स्वतंत्रता के लिए की गई थी। यानी कि ये जो जर्मनी में लड़ाई हुई थी ये क्यों हुई थी? सबसे पहले तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विद्रोह किए गए। फिर ये क्यों किया गया था? ये एकता और स्वतंत्रता के लिए किया गया था। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वहाँ पे एक पार्लियामेंट है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट, इसका निर्माण किया जाता है। जर्मनी के लिए संविधान बनाने की कोशिश करता है परंतु ये असफल रहता है। यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम की एक पार्लियामेंट की स्थापना करी जाती है। ठीक है, ये क्यों करी जाती है? ताकि जर्मनी के लिए संविधान बनाया जा सके। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट क्या करते हैं, संविधान बनाने की कोशिश भी करती है बट एट द एंड ये लोग असफल रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इटली की क्रांति। तो ऑस्ट्रिया, यहाँ पे किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का। और इसके खिलाफ लड़ाई भी की जाती है। इटली यानी कि लड़ाई भी करता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन इटली क्या होता है, असफल रहता है। नेक्स्ट है हंगरी की क्रांति। हंगरी की क्रांति में क्या होता है, हंगरी ने भी, मतलब ऑस्ट्रिया ने ही हंगरी के ऊपर शासन किया था जिस तरीके से इटली के ऊपर किया था। ठीक है, एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया और इसमें भी क्या होता है, जो हंगरी है वो हार जाता है और ऑस्ट्रिया जीत जाता है। तो इसी के साथ बहुत छोटे छोटे तरीके से हमने अपना सारा जो सेकंड यूनिट का जितना भी सिलेबस था वो हमने कवर कर लिया है। तो अभी हमारा कौन कौन सा यूनिट हो गया, फर्स्ट और सेकंड हमारा यूनिट यहाँ से कम्प्लीटली कवर हो गया। बहुत छोटा छोटा करके मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि सेपरेट वीडियो मिल जाए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाकर दे दूंगी। उसके अलावा आप इसको लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, अपने सभी फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।